नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर को टर्बुलेंट रीजन में शियर स्ट्रेस लिखने की बात करें तो को टर्बुलेंट रीजन में नियर टू द सॉलिड सरफेस, मैंने कहा कि टॉ नॉट तो क्या होता है, टॉ नॉट टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैंने देख लिया du by dy at y is equal to 0 इन द टर्बुलेंट, सब कुछ मैंने बता दिया, इज क्वाइट लार्जर so tau naught in the turbulent is also quite larger than tau naught in the laminar, ऑलरेडी बता दिया मैंने, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए को टर्बुलेंट रीजन में अगर हम शियर स्ट्रेस को देखना चाहें, लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, सिंपली म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। को टर्बुलेंट रीजन में तो मैंने कहा डी यू बाई डी वाई बहुत ही कम है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द आउटर बाउंड्री टू द लोअर पार्ट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा क्या है आपका स्मॉल है, तो जब बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टर्बुलेंट ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब इस रीजन में तो कोई विस्कस इफेक्ट आएगा ही नहीं। ये बड़ा अजीब आ गया, जबकि जनरली हम क्या पढ़े हैं कि टर्बुलेंट रीजन में फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, नियर टू द सरफेस एज वेल एज इन दिस रीजन, ठीक है ना। इस रीजन में भी आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। एक आपको बात क्लियर कर दूं, मैंने कहा कि नियर टू द सरफेस तो पढ़ ही लिए कि विस्कस शियरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है या फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि डी यू बाई डी वाई बहुत ज्यादा है नियर टू द सरफेस। इस रीजन में डी यू बाई डी वाई बड़ा कम है, तो ऑब्वियस शियर स्ट्रेस विस्कस शियरिंग इफेक्ट क्वाइट नेग्लिजिबल होगा इस रीजन में, बट ऐसा नहीं है। इस रीजन में भी फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इस रीजन में ज्यादा इस रीजन में कम, इस रीजन में भी आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियस आप ऐसा समझिए कि इसमें क्या है, रैंडमनेस है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल देख के ये मत सोच लेना कि रैंडमनेस गायब हो गया, नहीं, रैंडमनेस है, ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो देते हैं मीन वेलोसिटी को, जो आपका कोलिजन के कारण फ्लक्चुएशन होता है उसको इग्नोर करके मीन वेलोसिटी लेते हैं। मीन वेलोसिटी का ये, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होगा आप देखिए, थोड़ा सा अगर समझ सकते हैं तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है, तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है। जब ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके इसमें जाएगा या ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके इसमें आएगा, ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके, तो जिसके कारण वेलोसिटी का फ्लक्चुएशन होगा ना, कि अब वेलोसिटी का कैसे फ्लक्चुएशन होगा, अब एक मॉलिक्यूल से सिर्फ समझते हैं वेलोसिटी का कैसे फ्लक्चुएशन होगा, वेलोसिटी का कैसे फ्लक्चुएशन होगा। अब क्या होगा आपका, अपर बाउंड्री से कोई मॉलिक्यूल यहां पे आया, तो इस पहले v1 था और पहले v1 था v2, अब क्या हो गया, वेलोसिटी v1 से v2 डिक्रीज कर गया, स्लाइटली डिक्रीज कर गया, यू कैन अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, इट मे बी कि ये मॉलिक्यूल फर्दर यहां पे इस लेयर के मॉलिक्यूल, कुछ लेयर्स के मॉलिक्यूल फर्दर यहां पे डिफ्यूज कर जाएं, तो अपर वाले लेयर में अगेन क्या होगा, पहले तो घटा, फिर हो सकता है कि कुछ लेयर आपका कुछ मॉलिक्यूल अपर वाले में डिफ्यूज कर रहे हैं, तो व्हाट हैपन, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे वेलोसिटी में स्लाइटली फ्लक्चुएशन, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगातार कोलिजन हो रहा है, लगातार काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लगातार काइनेटिक एनर्जी के कारण आपके वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन उस फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हुए हम मीन वेलोसिटी लेते हैं और मीन वेलोसिटी यहां पे देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यही बताया, इस वेलोसिटी प्रोफाइल को देख के इल्यूजन में मत आना, एक्चुअली यहाँ पे रैंडमनेस है, लेकिन हमने फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हुए मीन वेलोसिटी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मैं कैलकुलेशन तो बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोलिजन होगा,
फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का, फ्लूइड पार्टिकल का कभी वेलोसिटी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हुए एक मीन वेलोसिटी यहां पे हमने कंसिडर कर लिया है। चलिए आइए, तो रैंडमनेस है यहां पे, रैंडमनेस अभी भी है। अब मैंने कहा कि इस रीजन में भी आपका, जहां पे थे हम लोग, फिर वापस चले आते हैं, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे अपने किससे, टॉपिक से। ये कम है तो टॉ का टॉ इज इन टर्बुलेंट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है कि सरफेस के नजदीक बहुत ज्यादा होगा और यहां पे इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां पे भी सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है यहां पे भी। आप कहोगे कि लेकिन सर ये एक्सप्रेशन तो यही कह रहा है कि टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई कम है आपका, शियर स्ट्रेस कम होगा, खत्म काम। ठीक है, तो यहां पे तो इनसिग्निफिकेंट विस्कस इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा लगातार, अब समझिए, मैंने कहा आप मूवमेंट कर रहे हो, एक मूवमेंट कर रहे हो और आगे क्राउड आ गया, आगे क्राउड आ गया, ठीक है ना। क्राउड सपोज टू बी, रोड वगैरह बिल्कुल सही है, रोड सही होने का मतलब क्या, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ मूवमेंट कर सकते हो, रोड वगैरह बिल्कुल सही है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आगे क्या आ गया, क्राउड आ गया। आगे क्राउड का मतलब क्या, रैंडमनेस। ट्राई टू, इसमें रैंडमनेस ही है ना, एक मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेगा, आगे कंप्लीट रैंडमनेस है, बेचारा क्या होगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा। तो इसके पोजीशन को प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन द सेम वे आगे क्राउड आ गया। रोड तो स्मूथ है, रोड बहुत ज्यादा कुछ आपको फ्रिक्शनल इफेक्ट, स्मूथ मूवमेंट दे रहा है, रोड के कारण कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन वो क्राउड जो रैंडम है इटसेल्फ आपको क्या करेगा, आपके फ्लो को रेसिस्ट करेगा। इटसेल्फ वो क्राउड आपके फ्लो को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। ट्राई टू, यानी कि क्राउड आपका क्या करेगा, एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल इफेक्ट लगाएगा। क्राउड आपका एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल इफेक्ट लगाएगा, दैट इज नॉट कम्स अंडर द एक्चुअली विस्कस इफेक्ट। उसे विस्कस इफेक्ट नहीं कहते हैं, दैट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट appeared in the fluid flow because of the turbulent effect, because of the randomness, because of the rapid intermixing between the fluid layers। तो इसके कारण एक फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है। तो देखिए यहां पे अब एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस सिर्फ इससे डिनोट, लैमिनार फ्लो में हमेशा शियर स्ट्रेस टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई से डिनोट करते हैं। फॉर द लैमिनार फ्लो ओनली टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो टर्बुलेंट फ्लो में, को टर्बुलेंट में सिर्फ टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई से काम चलने वाला नहीं है। तो को टर्बुलेंट रीजन में शियर स्ट्रेस कैसे डिनोट करते हैं, एक बहुत पहले के साइंटिस्ट हुए हैं, दैट वन इज कॉल्ड द बॉसिनेस्क। और बॉसिनेस्क ने ही पहली बार क्या किया था, सजेस्ट किया था कि भैया मेरे कि टर्बुलेंट में शियर स्ट्रेस सिर्फ इसके कारण डिफाइन नहीं किया जा सकता है। शियर स्ट्रेस तो सिर्फ इसके कारण नहीं, क्योंकि एक फ्रिक्शनल इफेक्ट जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, because of the rapid momentum transport between the molecules, or you can say the rapid intermixing between the fluid layers, or you can say the randomness, disorderness और collision between the molecules, जो भी कह लो। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने ही इस चीज को रिप्रेजेंट किया था कि नहीं भैया मेरे टर्बुलेंट फ्लो में हम इस तरीके से म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई, that mu is called as the dynamic viscosity, and it is the fluid property, already बता चुका हूं fluid properties। but that eta is called as the what, AD's viscosity, turbulent AD's, चलो पूरा नाम लिख दे रहा हूं, turbulent AD's viscosity। डोंट वरी, मैंने आपसे कहा था कि
जो भी यहाँ पे बोल रहा हूं सब कुछ आपको लैंग्वेज में मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव सेड हियर, ठीक है ना, सब कुछ आपको मिलेगा एक पीडीएफ फॉर्मेट में, एकदम उसे नोट कर लेना, क्योंकि एक बार इसे छोड़ा तो आगे समझना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा कि जो हमें समय देना था ना, यहीं पे समय देना था, वो हमने दे लिया। अब आगे देखना अपने आप सारी चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, बहुत स्मूथली चलेगा। मैंने आपको कहा था कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे ही नहीं, मैक्सिमम 4 आवर्स इन द थर्मल कन्वेक्शन, फोर्स थर्मल कन्वेक्शन, और कुछ 1.5-2 घंटे, 1-1.5 घंटे एक्चुअली आपका फ्री कन्वेक्शन में। तो एक्चुअली देखा जाए तो 5.5-6 घंटे में आपका थर्मल कन्वेक्शन साफ, ठीक है। बट एक्चुअली टाइम कहां लगता है, टाइम एक्चुअली इसी को डील करने में जाता है, ठीक है। अब कोई भी बुक इवन उठा के देखोगे, कोई भी बुक इवन उठा के देखोगे, बिना इसे डील किए थर्मल कन्वेक्शन डील नहीं करता है। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मल कन्वेक्शन पहले स्टार्ट करता है, उसमें यही सब डील करता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। कोई भी बुक उठा लो, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी बिना इसे बताए डायरेक्टली थर्मल कन्वेक्शन पे जा नहीं सकता था, ठीक है ना। सो इसे आपको हर हाल में फॉलो पूरा करना ही है, नहीं तो अगर फॉलो नहीं करोगे तो बहुत सारी, इवन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी इजी हो जाएगा यार। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन खाली मैथमेटिकली एनालिसिस कर लेते हैं, बस काम खत्म, और रटने की कोशिश करते हैं, चीजें विजुअलाइज होना, तो समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। ये बात अलग है कि उतना वास्ट मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं जो आपके बुक में दिया रहता है, दैट्स another matter because it is the beyond the scope of the syllabus, ठीक है। बट अगर एक बार कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो जाए, फिजिक्स विजुअलाइज हो जाए, देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, ठीक है ना, इजिली। और जो आपके इंटरव्यू में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द फिजिक्स, वो आपका इजिली हैंडल हो जाता है, ठीक है ना, वो आपका इजिली हैंडल हो जाता है। आई होप आपने एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको बता दूं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। वैसे तो सिविल सर्विसेज का सबसे टफ इंटरव्यू होता है, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का भी सबसे टफ इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे ज्यादा टफ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू आपका बार्क, देन आफ्टर इसरो, ठीक है ना, इस तरीके से आपका, ठीक है, सबसे पहले बार्क, देन आफ्टर इसरो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो तो क्लियरली कहता ही है कि अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो हम सोचेंगे कि आपको क्वालिफाई करना है कि नहीं। अगर आपने इंटरव्यू नहीं क्लियर किया तो आप टेक्निकल में कितना भी अच्छा नंबर लाए हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तब तो भाई हम सोचेंगे कि आपको फर्दर आगे ज्वाइन कराएं या नहीं कराएं, क्या करें, वो बात की बात हो जाएगी। बट अगर नहीं किया ये तो डेफिनेट है कि आपका बार्क में होने वाला, बार्क में क्वालिफाई करने वाले नहीं हो। मैं मिनिमम मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं, आप इंटरव्यू में कुछ नहीं बताते हो, इंटरव्यू में आप कुछ नहीं बताते हो बार्क के, तो व्हाट हैपन, बार्क के इंटरव्यू में कुछ नहीं बताते तो मिनिमम वो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच आपको रोक के रखते हैं। और जब कुछ बताना शुरू किया तो फिर तो 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे इस तरीके से इंटरव्यू निकलते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी अपने जीवन में हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ है, ये लोग कहाँ से पूछ रहे हैं। बट स्टिल अगर फिजिक्स, मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट के फिजिक्स क्लियर है, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द, ठीक है ना, इंटरव्यू के प्रॉब्लम को, इंटरव्यू को फेस इजिली कर पाओगे, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा टर्बुलेंट फ्लो में आपका सिर्फ और सिर्फ बॉसनेस ने कहा कि सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा कि म्यू इंटू डी बाई डी वाई लैमिनार की तरह। अरे लैमिनार में तो सीधे सीधे एक लेयर में सारे मॉलिक्यूल बेचारे चल रहे हैं, लेकिन यहां तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल आपस में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं रैंडमनेस के कारण, ठीक है ना, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के कारण। तो भैया मेरे यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली इन द टर्बुलेंट फ्लो द टॉ इज एक्चुअली डिफाइंड एज the tau is actually defined as a mu into du by dy plus eta into du by dy, and that eta is actually called as the turbulent eddy's viscosity, and that one is called as the flow property. फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं है। अगर टर्बुलेंट नहीं हो तो ईटा डिसअपियर हो जाएगा, या आपका डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जितना ही ज्यादा होगा ईटा उतना ही बड़ा होगा, या डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जितना ही कम होगा उतना ही ईटा का वैल्यू कम होगा,
या अगर कंप्लीटली लैमिनार तो ईटा का वैल्यू ही डिसअपियर हो जाएगा, काम खत्म। और ये ईटा का वैल्यू क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द म्यू, इतना ज्यादा लार्जर हो जाता है कि समटाइम इसे खत्म ही कर देते हैं, अपने एनालिसिस में इसे खत्म ही करके लेके चलते हैं, इसे इग्नोर ही, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई को तो इग्नोर ही करके चलते हैं, इतना बड़ा वैल्यू हो जाता है ईटा का की, ठीक है ना। तो ये सेकेंड टर्म इतना डोमिनेट कर जाता है कि म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। को टर्बुलेंट रीजन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, को टर्बुलेंट रीजन की बात कर रहा हूं, ये नियर टू द सरफेस की बात हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड टर्म आने के कारण इस रीजन में भी आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो जाता है। और बॉसिनेस्क ने ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, बट इस ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पाए थे। दैट्स अनदर बाद में आपके रेनॉल्ड साहब आए और जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन की बात कही मैंने, उस वेलोसिटी फ्लक्चुएशन के बेसिस पे इस टर्म का उन्होंने वैल्यू बताया, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बताया, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन की बात की मैंने, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट की बात की मैंने, उसी मोमेंटम ट्रांसपोर्ट या वेलोसिटी फ्लक्चुएशन के बेसिस पे इस ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई का वैल्यू बताया, और जिसे रेनॉल्ड्स स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं समटाइम्स। तो बात की बात है, दैट्स अनदर मैटर, बट दिस इज एग्जैक्टली टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई। दैट वन इज फ्लो प्रॉपर्टी, दैट वन इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। ये है आपका दैट वन इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट। कंक्लूड करूंगा मैं, फाइनल कंक्लूजन। लैमिनार में क्या क्या सीखा हमने लैमिनार में सीखा कि लीडिंग एज पे x इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ डेल्टा भी क्या होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस भी 0 लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पे क्या होगा, जस्ट अपर लेयर की वेलोसिटी, तो एक एग्जांपल दिया था मैंने ये ब्लॉक वाला, कि जस्ट यहां से इंपार्ट करेंगे तो इस इंस्टेंट में तो इसकी वेलोसिटी v1 ही होगी ना, धीरे धीरे जाके कम होगा। तो इस इंस्टेंट में तो जब ये रिटार्ड करना शुरू करेगा, उस इंस्टेंट में तो इसकी वेलोसिटी u इंफिनिटी, तो इसके कारण यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 0, और जैसे जैसे ये डिक्रीज करता जाएगा ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करता जाएगा, क्योंकि फ्लो को रीच कहाँ करना है, फ्लो को पहुंचना कहाँ तक है, u इंफिनिटी तक पहुंचना है, जिसके कारण द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस ग्रोज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। यह दूसरा मैंने बताया, दूसरा ये भी बताया कि डी जैसे जैसे लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, डी यू बाई डी वाई डिक्रीज कर रहा है, डी यू बाई डी वाई डिक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है, एक रीजन ये भी बताया कि डेल्टा आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डी यू बाई डी वाई डिक्रीज करने के कारण विस्कस शियरिंग इफेक्ट भी डिक्रीज कर रहा है। ये तीन चीजें मैंने बताया। उसके बाद आगे बढ़े, मैंने कहा कि विस्कस शियरिंग इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, विस्कस शियरिंग इफेक्ट डिक्रीज करने के कारण फ्लो पे कंट्रोल कम हो रहा है, फ्लो पे कंट्रोल कम होने के कारण क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट, लेयर में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो रहा है, इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, बट नॉट इंटरमिक्सिंग कंप्लीटली डोमिनेटेड नहीं है, दैट रीजन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन रीजन ऑफ फ्लो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कहा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही फर्दर इस ट्रांजिशन रीजन से आगे आए, द फ्लो कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द टर्बुलेंट फ्लो एंड दैट वन इज कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो। उसके कारण इंपैक्ट क्या होगा, मैंने बताया कि कंप्लीटली रैंडम होगा या डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन होगा तो इंटेंस मिक्सिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर होगा, और इंटेंस मिक्सिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज, या मैंने कहा इन जनरली क्या कहते हैं, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा। मोमेंटम ट्रांसफर होगा, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, तो वेलोसिटी क्या दिखेगा आपको, ज्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखेगा आपके टर्बुलेंट फ्लो में दैन द, ये तो एक हुआ, एक बात हुई। उसके बाद हम आए टर्बुलेंट फ्लो में अगले पार्ट में कि नियर टू द सरफेस आपका तीन रीजन होगा, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन इटसेल्फ अपने नेबरिंग लेयर को तो कंट्रोल कर ही सकता है, अपने नेबरिंग लेयर के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, तो उस रीजन में आपको लैमिनार विस्कस ट्रूली लैमिनार फ्लो मिलेगा। थोड़ा सा आपका डिसऑर्डरनेस डोमिनेट किया, दैट वन इज कॉल्ड द बफर, सिग्निफिकेंट हुआ आपका डिसऑर्डरनेस ओवरलैप एंड कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड हो गया, दैट वन इज कंप्लीटली कॉल्ड एज द को टर्बुलेंट रीजन,
ठीक है। अब यहाँ पे 4 तरीके के मैंने कहा वेलोसिटी प्रोफाइल, एक तो आपका लैमिनार, बफर, ओवरलैप और को टर्बुलेंट रीजन में 1/7 ऑर्डर। तो मैंने कहा कि लैमिनार में बेसिकली लैमिनार के लिए ज्यादा हमें सीखना जरूरी होता है। लैमिनार में आपका लीनियर एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस, जिसके कारण du/dy बहुत ज्यादा होगा। du/dy ज्यादा होने के कारण विस्कस शियरिंग इफेक्ट इस रीजन में बहुत ज्यादा होगा। दैट वन इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो। ये पहली बात हो गई। इस रीजन में आए, इस रीजन में हमने देखा कि अरे du/dy बड़ा कम है, तो यानी कि शियर स्ट्रेस क्या हो जाना चाहिए, शियर स्ट्रेस तो बहुत कम हो जाना चाहिए। लेकिन बॉसिनेस साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि du/dy कम हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस नेग्लेक्ट हो जाएगा। को टर्बुलेंट रीजन में आपका मोमेंटम ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये सबसे बड़ा घातक है, ये घातक है। और क्या कर रहा है आपका एक एक्स्ट्रा आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द ईटा इनटू du/dy। और टर्बुलेंट एडीज विस्कोसिटी, ये ईटा का वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि सेकंड टर्म के सामने फर्स्ट टर्म तो हम क्या कर सकते हैं, इवन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ। कई लोगों के मन में एक छोटा सा वो आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, छोटा सा डाउट आ रहा होगा। एक तो मैंने कहा कि किसी को ये लग रहा होगा कि लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज तो मैंने कहा पीडीएफ में भेज दूंगा, डोंट वरी। कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ने बताया कि विस्कस फोर्स, अगर नहीं भी डाउट आ रहा होगा तो सुन लेना ध्यान से, डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा सुन लेना ध्यान से। सर ने तो ये बताया कि फ्रिक्शनल इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट कम हो रहा है, जिसके कारण टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लो हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अब टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, सर कह रहे हैं कि टर्बुलेंट में विस्कस इफेक्ट क्या हो गया, लैमिनार से भी ज्यादा हो गया। ये क्या मतलब है भाई? व्हाट इज दैट मीनिंग? विस्कस इफेक्ट कम हुआ, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्जन हुआ। अब मैं यहां पे डील कर रहा हूं कि जब टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया तो आपका विस्कस इफेक्ट लैमिनार से भी ज्यादा होगा। व्हाट इज दैट मीनिंग? ये ड्यूअलिटी इन द स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना। एक जगह कह रहा हूं कि कम होने के कारण टर्बुलेंट हुआ, टर्बुलेंट होने के कारण फिर ज्यादा हो गया। तो प्रैक्टिकली तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जैसे क्राउड है, ठीक है ना, कंट्रोल खत्म होने के कारण क्या हुआ, क्राउड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन एक बार जब क्राउड हो गया, व्हाट हैपन, फर्दर फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका। लेकिन वो फ्रिक्शनल इफेक्ट, ठीक है ना, वो फ्रिक्शनल इफेक्ट किसके कारण, रैंडमनेस के कारण क्रिएट होगा। आपके मूवमेंट में क्या होगा, वो फ्रिक्शनल इफेक्ट रैंडमनेस के कारण क्रिएट होगा, क्राउड इंक्रीज होने के कारण। ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वही मैंने कहा, रैंडमनेस के कारण या मोमेंटम ट्रांसपोर्ट या कोलिजन के कारण, जो भी कह सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डरनेस के कारण, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो के कारण। उसके बाद मैंने ये ट्रैफिक लाइट वाला भी बताया था कि ट्रैफिक लाइट बंद हुआ यानी कि कंट्रोल खत्म हुआ। कंट्रोल खत्म हुआ, क्या होगा, कंप्लीटली जैम्ड हो गया, पूरा का पूरा वो एरिया ही जैम्ड हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया जैम को खत्म करने में। व्हाट इज दैट मीनिंग? ये ट्रैफिक कम होने के कारण क्या हुआ, ट्रैफिक लाइट यानी कंट्रोल खत्म का होने के कारण डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ। डिसऑर्गेनाइज्ड होने के कारण अब क्या हो गया, आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसमें जो आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट है फ्लूइड प्रॉपर्टी के कारण है, इसमें जो आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट है फ्लूइड प्रॉपर्टी के कारण है। इसमें जो आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टी के कारण अगर विस्कस इफेक्ट डिक्रीज होगा, ये रीजन होगा, ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज के कारण अगर विस्कस इफेक्ट डिक्रीज होगा, ये रीजन होगा टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने का। और एक बार जब टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, इसका इटसेल्फ रैंडमनेस क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल इफेक्ट लगा देगा, आप अभी बताया, ये देखो ना, du/dy जो प्रॉपर्टी के कारण, वो तो अभी भी क्या है, कम हो रहा है। और यहां पे आने के बाद भी वो बेचारा क्या है, कह रहा है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है अभी भी। ठीक है ना, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के बाद मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन इसका अब क्या करूं, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, इस सेकंड टर्म का वैल्यू बढ़ गया, तो मैं क्या करूं अब, व्हाट हैपन एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो कम हो रहा है, इसका वैल्यू तो अभी भी कम है, यानी कि प्रॉपर्टी के कारण। कुल मिला के अब कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के कारण, विस्कस शियरिंग स्ट्रेस ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के कारण अगर डिक्रीज होगा,
व्हाट हैवन, टर्बुलेंट में कन्वर्जन होगा। एक बार टर्बुलेंट में कन्वर्जन होने के बाद ये शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस आपका शियर स्ट्रेस सेकंड टर्म के कारण हो जाएगा, विस्कस शियरिंग इफेक्ट या फ्रिक्शनल इफेक्ट आपका सेकंड टर्म के कारण हो जाएगा, ठीक है। और नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस क्यों, दैट इज ऑब्वियस अगेन बिकॉज ऑफ द कोलिजन। इसी नियर टू द सरफेस ड्यू बाई डी वाई ज्यादा होने का या शियर स्ट्रेस ज्यादा होने का रीजन भी कहीं ना कहीं इनके बीच आपका क्या है, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होंगे बहुत ज्यादा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो नियर टू द सरफेस भी क्या होना चाहिए, बहुत कम रीजन में आपका वेलोसिटी बड़ा होना है, तो नियर टू द सरफेस भी ड्यू बाई डी वाई बड़ा होना चाहिए। जब नियर टू द सरफेस ड्यू बाई डी वाई बड़ा होना चाहिए तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा नियर टू द सरफेस। तो नियर टू द सरफेस भी अगर ड्यू बाई डी वाई बड़ा है या विस्कस शियरिंग इफेक्ट बड़ा है तो कहीं ना कहीं that is the consequences of the turbulent flow, that is the consequence of the turbulent flow। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोच लेना कि आपका इस सर कह रहे हैं कि विस्कस इफेक्ट कम हो रहा है, टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा है, टर्बुलेंट में हो गया फिर कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी के कारण विस्कस इफेक्ट कम होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड टर्म, ये तो अभी भी खत्म, ठीक है। नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस विस्कस इफेक्ट बढ़ने का रीजन यही है क्योंकि आपस में मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, नियर टू द सरफेस भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होना होगा, जिसके कारण ड्यू बाई डी वाई बढ़ जाएगा, और ड्यू बाई डी वाई बढ़ जाने के कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। द मेन रीजन यही है, इंपैक्ट यही है, को टर्बुलेंट रीजन होने के कारण ही, ठीक है ना, उसी का कॉन्सिक्वेंसेस है सबका सब। द सेकेंड थिंग इज दैट आप एक चीज और जनरली आता है, स्टूडेंट आके पूछते हैं, वो सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो ड्यू बाई डी वाई कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे तो रिटार्ड हो रहा था, यहाँ पे रिटार्ड होने के कारण ड्यू बाई डी वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रिटार्ड होने के कारण ड्यू बाई डी वाई घट रहा है, यहाँ पे ड्यू बाई डी वाई रिटार्डेशन थोड़ी ना हो रहा है, एकदम से तो बढ़ गया रिटार्डेशन। यहाँ पे ड्यू बाई डी वाई कम हो रहा है, यहां पे ड्यू बाई डी वाई कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, रैपिड इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड लेयर, रैपिड कोलिजन बिटवीन द वाटर, ठीक है ना, रैंडमनेस के कारण, डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण या डिसऑर्डरनेस के कारण आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपस में कोलिजन होने के कारण मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी होने के कारण ड्यू बाई डी वाई बहुत ही कम मिल रहा है, और कम होने के कारण यहाँ पे ड्यू बाई डी वाई कम होने का रीजन रिटार्डेशन, यहाँ पे ड्यू बाई डी वाई कम होने के कारण मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, इंटरमिक्सिंग, दिस आर द कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर, मैंने कहा ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ड्यू बाई डी वाई यहाँ पे को टर्बुलेंट रीजन में इसलिए ये स्मॉल है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग बिटवीन द फ्लूइड layers. This is exactly the concept of development of या growth of velocity boundary layer on the flat plate along the flow direction. Now I'll move to the next one, certain results. Certain result पे movement करेंगे। Result on the flat plate देखने से पहले थोड़ा सा हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद we will discuss, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे रिजल्ट ऑन द फ्लैट प्लेट। उसके बाद हम चलेंगे पाइप फ्लो की तरफ, वेलोसिटी प्रोफाइल एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, पाइप फ्लो में चलेंगे, और पाइप फ्लो के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे फ्लो ओवर द सॉलिड सरफेस, यानी कि फ्लो ओवर द स्फीयर एंड फ्लो ओवर द, हालांकि मैंने कहा कि फ्लो ओवर द स्फीयर एंड सिलेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ठीक है, लिमिटेड डिस्कशन करूंगा, क्योंकि फ्लो ओवर द सिलेंडर और फ्लो ओवर द स्फीयर पढ़ाने का मतलब है कि अब बहुत सारी चीज़ों में एक ओपनिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों का उसमें आप इन करते हो। जैसे मैंने कल ही बताया था फंडामेंटल ऑफ एरोडायनामिक्स, मैग्नेस इफेक्ट, हाउ टू स्विंग अ बॉल, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके कारण हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो ओपन अप होगा बहुत सारी चीज़ों को, और उसमें इन करने के लिए तो वन बाय वन सब इंटरलिंक्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि लिमिटेड डिस्कशन करूंगा मैं, और बहुत लिमिटेड डिस्कशन करने के बाद हम लोग चलेंगे थर्मल कन्वेक्शन, अपने टॉपिक, मेन टॉपिक जो हमें एक्चुअली हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कवर अप करना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दैट वन इज
फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स है, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, याद होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो स्लिप कंडीशन। एक तो ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, वो तो हमने पढ़ लिया। दूसरा विस्कस शेयरिंग इफेक्ट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट विद इन द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, वो भी हमने देख लिया। ऑब्वियस, समझ ही लिया सारा कुछ, सब कुछ तो विस्कस इफेक्ट के कारण, फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण ही हो रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल वगैरह जो भी बन रहा है। तीसरा मैंने कहा था डिस्कस करूंगा फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स। अब सीधी सी बात है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका फ्लैट प्लेट है, ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्यों ग्रो हो रहा है? ऑब्वियस, क्योंकि ये सरफेस, एक्चुअली ये सरफेस इस फ्लूइड पे क्या लगा रहा है, एक ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, बैक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लिख रहा हूं मैं, इट विल बी बेटर, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है ना, तभी तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और एक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर डेवलप हो रहा है। मैंने कहा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। और इतना भी अगर नहीं समझ पा रहे होगे, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्लेट इस फ्लूइड पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है, तो इतना तो समझ ही सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे u इन्फिनिटी है और यहाँ पे डेवलप होके क्या हो गया, कुछ अलग हो गया, प्रोफाइल ही अलग हो गया, यहाँ पे अलग आपका क्या हो गया, मोमेंटम ही हो गया। इस रीजन में व्हाट हैपन, चेंज होगा मोमेंटम का, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोमेंटम का अगर चेंज होगा, मोमेंटम का चेंज होगा तो इसका मतलब अगर मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये प्लेट फ्लूइड पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट वन इज नथिंग बट कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वी नो वेरी वेल। तो ये फ्लूइड इस प्लेट पे भी क्या लगाएगा, जो स्टेशनरी कंडीशन में है मूव भी कर सकता है। मैंने कहा कि मूव करेगा तो बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लेंगे कि मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी कंडीशन में है, इस प्लेट पे भी क्या करेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये फ्लूइड भी इस प्लेट पे, ये फ्लूइड भी इस प्लेट पे एक फ्रिक्शनल ड्रैग लगाएगा, एंड दैट वन इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स ऑन द सॉलिड सरफेस। दो तरीके के एक्चुअली ड्रैग फोर्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे हम एक ही तरीके का पढ़ेंगे। दो तरीके का ड्रैग फोर्स होता है, द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, द फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है ना। एंड प्रेशर ड्रैग फोर्स, प्रेशर ड्रैग फोर्स, जैसे प्रेशर ड्रैग फोर्स, अगर कोई बॉल है, फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी स्टैग्नेट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर ड्रैग लगाएगा। तो इस तरीके से प्रेशर, या बिल्डिंग वगैरह खड़ा होता है, हवा बहता है, हवा ब्लो करता है, तो एयर ब्लो करता है, तो व्हाट हैपन एक्चुअली, बिल्डिंग वगैरह समटाइम्स सुनने में आता है कि पेड़ गिर गया है, समटाइम्स सुनने में आता है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती है, बिल्डिंग गिर गया बहुत तेज तूफान आने के कारण, व्हाट हैपन, उस बिल्डिंग पे एक्चुअली क्या लग रहा है, प्रेशर ड्रैग लगता है, जिसके कारण एक, अगर उतने फोर्स के लिए टॉलरेट करने के लिए वो बिल्डिंग नहीं बना है, तो ऑब्वियस वो बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग क्या हो जाएगा, टॉल बिल्डिंग ज्यादा वो होते हैं, ठीक है ना, चांसेस होते हैं कि एयर ड्रैग के कारण, प्रेशर ड्रैग के कारण वो क्या हो जाए, डिमोलिश हो जाए, तो इसलिए व्हाट हैपन, तो प्रेशर ड्रैग लगता है इस तरीके से। तो मैंने कहा दो तरीके का प्रेशर ड्रैग होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेशर ड्रैग नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे जब फ्लो ओवर द स्फीयर आएंगे, एक ग्लिम्स लेंगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, और वहां पे एक ग्लिम्स लेंगे प्रेशर ड्रैग का। तो फ्रिक्शनल ड्रैग देखते हैं, फ्रिक्शनल ड्रैग मैंने कहा इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स सिंपली एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड सरफेस along the flow direction, along the flow direction, this one is simply called as the frictional drag force। अब बात कैसे इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट, देखिए थोड़ा ध्यान से, अब तो उतना बड़ा फिगर नहीं बनाना है बार बार, अब तो बस इतने फिगर में काम चल जाएगा, ठीक है ना, दैट वन इज, अब तो इतने फिगर में, अब तो समझने वाली बात है, मैथमेटिकल, थोड़ा मैथमेटिकली। तो ये है आपका, मैंने कहा लीडिंग एज से एक्स डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, along the flow direction जो भी कैलकुलेशन होता है, मैंने कहा ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब, समटाइम्स एक चीज और बता रहा हूं, इस फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स को समटाइम्स स्किन फ्रिक्शन भी नाम दिया जाता है, इस फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स को समटाइम्स स्किन फ्रिक्शन भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। सो कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी, स्किन फ्रिक्शन का मतलब क्या है वो भी बता दूं। देखिए सॉलिड के बीच तो मैंने बताया था कल फ्रिक्शन, ये सिर्फ पहचानने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है,
ये सिर्फ पहचानने का तरीका है कि हाँ फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स या स्किन फ्रिक्शन कहा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि ए और बी, तो इसके बीच मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्लूइड लेयर्स के बीच क्या लगेगा अगर आएगा, दैट वन इज कॉल्ड द विस्कस इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट जो लगेगा विस्कस इफेक्ट, विस्कस फोर्स। लेकिन एक सॉलिड है और उसके ऊपर लेयर्स हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आपका, ठीक है, मैंने कहा था कि नो स्लिप कंडीशन में आ रहा है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरैक्टिव फोर्सेस। आखिर वो क्या है? हाई इंटरैक्टिव फोर्स के कारण ये इस लेयर पे, एडजेसेंट लेयर पे क्या लगा रहा है, एडजेसेंट लेयर पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट लगा रहा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट लगा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है और ऑलमोस्ट जीरो कंडीशन में आ रहा है, स्टेशनरी कंडीशन में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट। दैट वन इज कॉल्ड द नो स्लिप कंडीशन। दैट वन इज इटसेल्फ कॉल्ड एज एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच या फ्लूइड के बीच अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट लगे, एक फ्रिक्शनल इफेक्ट लगे, दैट वन इज कॉल्ड एज द स्किन फ्रिक्शन। एयर फ्लो करता है तो हमारी स्किन पे, स्किन के थ्रू हम इजिली फ्रिक्शन रियलाइज कर सकते हैं। जब एयर फ्लो करता है, एयर ब्लो करता है हमारे स्किन के ऊपर से, तो इजिली फ्रिक्शन, उस एयर के कारण फ्रिक्शन अपने स्किन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। दैट वन इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन। किसी भी सॉलिड सरफेस के आउटर बाउंड्री पे फ्लो के कारण, आउटर बाउंड्री पे जो आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट अपीयर हो, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज द आउटर बाउंड्री का मतलब क्या, स्किन। आउटर बाउंड्री का मतलब क्या, सॉलिड सरफेस का स्किन, ठीक है ना। तो आउटर बाउंड्री पे अगर कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट अपीयर हो, दैट वन इज बिकॉज ऑफ फ्लो, दैट वन इज कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन। तो मैंने कहा कि एक समझने का तरीका होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि समटाइम्स इसे स्किन फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ड्रैग फोर्स। एक सॉलिड और फ्लूइड के बीच स्किन फ्रिक्शन, लिक्विड लिक्विड के बीच विस्कस फोर्स और सॉलिड सॉलिड के बीच विस्कस फ्रिक्शन फोर्स। दैट वन इज एक्चुअली। अब आइए समझते हैं ये क्या है एक्चुअली। इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स और विस्कस फोर्स ही कह सकते हो, ठीक है ना। रेसिस्टिंग फोर्स है, तो रेसिस्टिंग फोर्स कैसे लिखोगे? सरफेस पे लग रहा है, मैंने कहा कहां लग रहा है, सरफेस और किसके बीच, लिक्विड के बीच। तो टॉ नॉट आएगा, टॉ नॉट बताया था मैंने। टॉ नॉट क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू 0 पे क्या लिखते हैं, जब मैं टर्बुलेंट बता रहा था, टॉ नॉट कहते हैं। और du बाई डी वाई भी अगर वहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 0 के लिए लिखोगे। जब आपका म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई लोगे तो डी यू बाई डी वाई भी आप y इज इक्वल टू 0 का ही लोगे। ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूं मैं। टॉ नॉट लिखेंगे इंटू सिंपली एरिया लिखेंगे, ठीक है। जनरली तो यही होगा ना, रेसिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू द पैरेलल एरिया, कांटेक्ट एरिया, ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा, लेकिन जस्ट अभी हमने डील किया है, जस्ट प्रीवियसली हमने डील किया है, जस्ट प्रीवियसली क्या डील किया है हमने, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। शियर स्ट्रेस का वैल्यू अभी जस्ट प्रीवियसली मैंने डील किया है, ये क्लियर होना चाहिए। प्रीवियसली डील किया कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। जब भैया मेरे चेंज होता जा रहा है तो सिंपली इस तरीके से कंफर्म है, आप भी समझ रहे होगे कि इस तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम तभी लिख सकते हैं जब शियर स्ट्रेस थ्रू आउट द एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो। जब शियर स्ट्रेस थ्रू आउट द एरिया कांस्टेंट हो तभी इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं शियर स्ट्रेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया, सर्टेन एक्स पे एक छोटा सा एरिया, एंड दैट वन इज द विड्थ। विड्थ मैंने पहले ही कहा था, विड्थ इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, विड्थ इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसे मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं प्लेन को। width is normal to the plane of board, that one is b is width of plate, width of plate, ठीक है। नॉर्म तो मैंने कहा fd, तो इस तरीके से तो कंफर्म है कि हम लिखने वाले हैं, नहीं तो क्या लिखेंगे, dfd। छोटा सा फोर्स लगेगा इस छोटे से एरिया के कारण,
ठीक है, तो डी ए का कितना हो जाएगा यहाँ पे dx इंटू बी। ये dx इतना छोटा है कि फॉर द टाइम बीइंग इसके लिए मान सकते हैं कि टर्न आउट में बहुत ज्यादा वेरिएशन, इतना छोटा है इनफाइनिटेसिमल जिसे कहते हैं, तो मैंने टर्न आउट यहाँ पे वेरी करेगा नहीं, तो क्या लिख सकते हैं सिंपली dfd कैन बी रिटन एज टर्न आउट इनटू dA and fd can be written as integration turn out into dA over the complete area. This is actually the what correlation. अब dA को क्या लिख सकते हो, dx into b लिख सकते हो for the flat plate, अब dA को क्या लिख सकते हो, fd can be written as इंटीग्रेशन टर्न आउट इंटू dx इंटू b, कहां से कहां तक, 0 से लेके सर्टेन, जहां तक आपको फाइंड आउट करना होगा, जहां तक सर्टेन l तक भी फाइंड आउट करना हो सकता है, सर्टेन लेंथ तक भी देगा, तो सर्टेन x तक जहां पे आपको फाइंड आउट करना होगा, और टर्न आउट का अगर वेरिएशन दिया होगा यू कैन इजिली डिटरमिन, आप फाइंड आउट कर सकते हो, fd is equal to turn out into dx into b, or in generalize fd is equal to turn out into da at a particular area. ठीक है, this one is your ठीक है, ये है आपका क्या, fd का वैल्यू निकल गया, यानी कि ड्रैग फोर्स का एनालिसिस यहाँ पे काम खत्म हुआ। लेकिन ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो कोएफिशिएंट आना तो तय है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट भी डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सम एम्पिरिकल रिलेशंस, ठीक है ना, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी डिफाइन किया जाता है विद द कोएफिशिएंट, इसलिए कि एफडी को हम बहुत जल्दी इजिली डिफाइन कर लें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे डिफाइन कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। एक डिफाइन करते हैं एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट, जनरली इसे डिनोट करते हैं CD से, जनरली दैट वन इज डिनोटेड एज CD, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ऑब्वियस इट इज फ्रिक्शनल ड्रैग कोएफिशिएंट, obvious it is frictional drag coefficient which is taken up to the particular ध्यान दीजिएगा क्या लिया मैंने, टेकन अप टू द पर्टिकुलर लोकेशन, टेकन अप टू द पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम द लीडिंग एज, ज्यादा बेटर होगा, फ्रॉम द लीडिंग, ठीक है ना, टेकन फ्रॉम द लीडिंग एज, इट इज द फ्रिक्शनल ड्रैग कोएफिशिएंट which is defined for या फिर which is defined या फिर सिंपली लिख सकते हैं which is taken up to the particular location from the leading edge, that one is simply called as a CD, ठीक है ना, that one is simply called as the CD। CD को empirically कैसा डिफाइन करते हैं, मैंने कहा इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसे empirically डिफाइन करते हैं, that CD is defined as the FD by half rho u infinity square into the area, that CD। एवरेज है तो कैसा डिफाइन करते हैं, FD by half rho u infinity square into, ये x नहीं है सॉरी, ये इंटू है, सब इंटू है, रो का मतलब डेंसिटी, u infinity का मतलब क्या है, that one is what, u infinity का मतलब free stream velocity, and a is what, a is your area, जितने दूर तक आपको फाइंड आउट करना है, जितने दूर तक लीडिंग एज से जिस लोकेशन तक आपको फाइंड आउट करना है, उस लोकेशन तक के लिए CD is equal to FD by rho u infinity square into area, ठीक है। बढ़ते हैं, डोंट वरी, वी विल डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बिना डिस्कशन के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इट इज नाउ द सेकेंड वन, एक लास्ट डिफाइन करना है, उसके बाद आई एम गोइंग टू इरेज फॉर द टाइम बीइंग,
इसे इरेज करूंगा मैं। लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज अ CFX। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने FD को कहा समटाइम्स स्किन फ्रिक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट के समटाइम्स आपके लैंग्वेज में एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे सकता है, एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कह सकता है, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट की जगह लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे सकता है, ठीक है ना, स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा प्लीज, तो नहीं तो फिर लैंग्वेज चेंज करेगा, अगर लैंग्वेज चेंज करेगा तो देयर भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो मैंने कहा कि फ्रिक्शनल ड्रैग जिस तरीके से स्किन, तो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कह सकता है, एंड दैट वन सिंपली कॉल्ड एज अ लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और स्किन फ्रिक्शन जो भी कह सकता है स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज इस तरीके से हो सकता है आपका। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ऑल्सो फ्रिक्शनल ड्रैग कोएफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल्सो फ्रिक्शन ड्रैग कोएफिशिएंट which is defined for a particular, ध्यान दीजिएगा, particular location, defined for a particular location, इसे डिनोट करते हैं CFX से। CFX को कैसा डिफाइन करते हैं, टर्न आउट बाई हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी ये क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस मैंने कहा कि यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा तो फ्रिक्शन का ही हेल्प लेके समझाने वाला हूँ मैं, बाकी कोई अदर मेरे पास तरीका नहीं है। उसके बाद इसे इंटरप्रेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजीली। मैंने कहा एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट क्या है, इट इज फ्रिक्शनल ड्रैग कोएफिशिएंट व्हिच इज डिफाइंड अप टू द पर्टिकुलर, या व्हिच इज टेकन अप टू द पर्टिकुलर लोकेशन, टेकन अप टू द पर्टिकुलर लोकेशन, यहां से जहां तक कह रहा है वहां तक लेंगे, फ्रॉम द लीडिंग एज, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक हम लेंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज अ। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन, CFX टर्न आउट बाई। मैंने कहा कि इसे भी हम फ्रिक्शन से समझते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे काम खत्म करते हैं। मैंने कहा सपोज टू बी आपका एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड प्रीवियसली हमने किया था। मैंने कहा कि इस पे फ्रिक्शन इफेक्ट जनरली क्यों होता है, देखो माइक्रोस्कोपिकली ये मत समझना कि इतना ज्यादा रफ है, ठीक है ना, मैग्नीफाई, इसके रफनेस को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इसके रफनेस को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, मैग्नीफाइड आपका रफनेस है, मैग्निफिकेशन के बाद इस तरीके से है। तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इन दोनों के बीच, इन दोनों ब्लॉक A और इस सरफेस के बीच आपका म्यू फ्रिक्शन यहां से यहां तक मूव कर रहा है, आपका यहां से यहां तक मूव कर रहा है, ब्लॉक आपका मूवमेंट हो रहा है, ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी दे रहा हूं थोड़ा सा। आप कह रहा हो कि म्यू फ्रिक्शन का वैल्यू सपोज टू बी 0.3 मान लिया मैंने, म्यू फ्रिक्शन का वैल्यू फॉर द टाइम बिंग मान लिया मैंने 0.3 है। अब मैंने ऑलरेडी एक बात बताई थी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट जो जनरेट होता है ड्यू टू इरेगुलरिटीज, ये तो एक होता ही है, बाकी अदर भी होते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन के कारण भी हो सकता है, समटाइम्स फोर्स ऑफ कोएशन के कारण भी हो सकता है, बट जनरली, ठीक है ना, दो सरफेस के बीच इरेगुलरिटी के कारण आपका व्हाट हैपन एक्चुअली, म्यू फ्रिक्शन 0.3 है। जब आप इसे मूव करना शुरू करते हो 0.3
हर जगह रफनेस अलग अलग है, इरेगुलरिटीज अलग अलग हो सकता है, हर पॉइंट पे इरेगुलरिटीज क्या हो सकता है आपका, अलग अलग हो सकता है, हर पॉइंट पे इरेगुलरिटी अलग अलग हो सकता है। तो हर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ऑब्वियस बात है। हर पॉइंट के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है आपका, म्यू का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ले रहा हूं मैं, अलग अलग हो सकता है, फिर भी मैं यहां से ले रहा हूं, यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं, और म्यू फ्रिक्शन हमारा क्या है, म्यू फ्रिक्शन हमारा बस और बस डायरेक्टली सीधे 0.3 ले रहे हैं। व्हाट इज दैट मीनिंग, मैंने कहा जबकि हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे अलग होगा, म्यू एक्स 1 मान ले रहा हूं मैं, दैट वन इज टेकन टू बी 1, ये कुछ अलग होगा म्यू एक्स 2, ठीक है, यहां पे कुछ अलग होगा, ठीक है, यहां पे कुछ अलग होगा म्यू एक्स नॉट 3 दे रहा हूं, म्यू नॉट x1 x2। व्हाट हैपन एक्चुअली, हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग है म्यू का वैल्यू, रफनेस अलग अलग है, तो म्यू का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां पे म्यू फ्रिक्शन में 0.3 दे रहा हूं। व्हाट इज दैट मीनिंग, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द डिफाइंड म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, जिसे कहेंगे लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, कहेंगे लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। म्यू x1 पे लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है, x2 पे लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है, x0 पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है। जब इन सब का लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का एवरेज लोगे तो ऑन एन एवरेज क्या निकल रहा है, सपोज टू बी, यानी कि जो यहाँ पे म्यू फ्रिक्शन लिखा है मैंने, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द एवरेज friction coefficient, that one is called as the average friction coefficient, ठीक है। that one is simply in the same way previously हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग कि जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आपके हर एक पॉइंट पे क्या होता जाएगा, शियर स्ट्रेस चेंज होता जाएगा, हर एक पॉइंट पे शियर स्ट्रेस अलग अलग होगा। शियर स्ट्रेस अलग अलग होने का मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शनल इफेक्ट का वैल्यू आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या मिलने वाला है, डिफरेंट फ्रिक्शनल इफेक्ट का वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाला है। तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू आपका हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाला है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अलग अलग मिलने वाला है, दैट वन इज इटसेल्फ कॉल्ड एज द CFX। देखिए टॉ नॉट तो किसके लिए डिफाइन होगा, टॉ नॉट तो जब भी डिफाइन होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइन होगा। FD आपका एक एरिया के लिए डिफाइन होगा, टॉ नॉट इनटू द एरिया, समझिए बात को, टॉ नॉट इनटू द एरिया। लेकिन FD आपका एक कंप्लीट एरिया के लिए डिफाइन होगा, बट पर यूनिट एरिया टॉ नॉट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। प्रीवियसली याद भी होगा, प्रीवियसली मैंने बताया था कि टोटल हीट ट्रांसफर तो एक एरिया के लिए हीट एक्सचेंजर में या फिन्स में, जहां भी बताया था मैंने प्रीवियसली कि हीट ट्रांसफर तो एक कंप्लीट एरिया के लिए डिफाइन होगा, लेकिन पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर सेक्शन पे देखना होगा, तो यू हैव टू राइट डाउन पर यूनिट एरिया लिखना होगा, फ्लक्स लिखना होगा आपको, ठीक है ना, फ्लक्स लिखना होगा। इन द सेम वे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शनल इफेक्ट अगर अलग अलग हो रहा है तो क्या होगा आपका, हर एक पॉइंट पे FD तो एक कंप्लीट एरिया के लिए, लेकिन अगर पर पॉइंट के लिए लिखना होगा, हर एक पॉइंट के लिए लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा, शियर स्ट्रेस विच इज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस हर एक लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपका CFX यानी कि लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट भी आपका डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगा। इन द सेम वे इन सब CFX का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जहां तक बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, जहां तक बोलेगा up to the given location from the leading edge, up to the given location from the leading edge, क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, CD का वैल्यू मिल जाएगा। You can easily get the value of the CD, ठीक है। यानी कि ये तय बात है कि ये CD कहीं ना कहीं इसी का एवरेज है, तो ऑब्वियस एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी रिलेशन देख ही लेते हैं बहुत इजीली, यहाँ पे देखते हैं, इट विल बी बेटर। यानी कि दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी रिलेशन देख के काम खत्म ही करते हैं ना। अभी मैंने लिखा FD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ नॉट इंटू D
x इंटू बी फ्रॉम सर्टेन 0 से x, जिस पॉइंट तक का है, एल भी हो सकता है, पूरे प्लेट के लिए क्या आ सकता है आपके क्वेश्चन में, एफ डी। एफ डी को क्या लिख सकते हैं सी डी के टर्म में, हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इंटू एरिया, सी डी इंटू हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इंटू द एरिया। टॉ नॉट को क्या लिख सकते हैं सी एफ एक्स के टर्म में, 0 से लेके x क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज सी एफ एक्स इंटू हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इंटू द डी एक्स इंटू द इंटू द बी तो आपका मैंने कहा विड्थ ऑफ द प्लेट है। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यू इंफिनिटी आपका कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। तो मैंने कहा कि सी डी इज इक्वल टू सिंपली रिटन एज, सी डी इज इक्वल टू सिंपली रिटन एज सी डी इज इक्वल टू 1/a, ये 1/a कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ x सी एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू बी, ऐसे लिख लो नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, सी एफ एक्स इंटू बी इंटू द डी एक्स, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। ये एरिया, अरे एरिया कहां तक होगा, जहां तक आपके क्वेश्चन में कह रहा है, जहां तक आपको सीडी फाइंड आउट करना है वही एरिया लेना पड़ेगा ना। तो यहां पे अगर सपोज टू बी सर्टेन एक्स तक कह रहा है तो एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया कैन बी रिटन एज एक्स इंटू बी लिख सकते हैं। एरिया जहां तक आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए सीडी कहेगा वहीं तक आप फाइंड आउट करोगे ना, 0 to x cfx into b into dx and that one is again cancel out, बचा क्या आपका, that one is cd is equal to 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x, अब x की जगह l भी हो सकता है, ठीक है ना, जहां तक क्या है वहां तक लिख देना है। अब that one is your relation between the बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, सी डी इज इक्वल टू 1/x सी एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to x, दिस वन इज अवर रिलेशन। थोड़ा ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट आगे पूछते हैं, हालांकि ये पूछना तो नहीं चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गुड बीइंग अ मैकेनिकल, बीइंग एन इंजीनियरिंग, ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर, हो सकता है 1-2 साल में आप पूरा इंजीनियरिंग कर जाओ और ये आप पूछो तो ये अच्छी बात नहीं है। बट जनरली स्टूडेंट कभी समटाइम्स आके पूछते हैं कि सर ये एक्स भी अंदर हम कर सकते हैं क्या। देखिए, जब भी कोई वेरिएबल पोर्शन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाहर है तो वो अंदर नहीं जा सकता है, या कोई वेरिएबल पोर्शन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बाहर अंदर है तो वो सिंपली बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये चीज तो नहीं पूछना चाहिए, ये फंडामेंटल है, स्कूल लेवल पे आप लोग जानते हो। कोई भी वेरिएबल, अगर कोई चीज कहें हम कि सपोज टू बी x इंटू वाई इज इक्वल टू, ऐसा है x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, आप कहो कि सर ये x हम अंदर कर सकते हैं क्या। अरे x अगर अंदर कर दोगे तो दोनों में फर्क देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, x और dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, तो ये सिंपली x आएगा। अगर आप कहोगे कि सर ये x हम अंदर कर देते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई dx और ये हो जाएगा आपका 2x, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो जो वेरिएबल पोर्शन बाहर है वो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर नहीं हो सकता है, और जो आपका अंदर है वेरिएबल पोर्शन वो सिंपली बाहर नहीं आ सकता, बिना डिफरेंशिएट हुए, बिना इंटीग्रेट हुए, तो सिंपली बाहर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर ये बाहर है तो इसे बिल्कुल भी, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आया तो, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो मुझे तो बताना ही है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं, 1/x 0 से x सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट वन इज रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आपका लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट हो गया, एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट हो गया, फ्रिक्शनल ड्रैग कोएफिशिएंट हो गया, कुछ फंडामेंटल क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हम कर लिया। अब हम लोग रिजल्ट पे मूव करेंगे, वी विल मूव टू द रिजल्ट ऑफ द फ्लैट, फॉर द फ्लैट प्लेट।